तो उसकी मदर की डेथ हो रखी होती है। क्या बात कर रहे हो? जो लड़की है वो वहाँ पे ज़िंदा है, वो नॉर्मली उसको लग रहा है कि उसकी मदर सो रही है, और जब उसके घर वाला, जब उसका हस्बैंड आता है उसको बोलता है, पुश करता है कि भाई उठ क्यों नहीं उठ रही है, तो उसकी भाई डेथ हो रखी होती है। और डेथ होने के बाद अब सबके माइंड में ये होता है कि भाई कि कैसे डेथ हो गई है। फिर भाई फॉरेंसिक रिपोर्ट और ये वो पोस्टमार्टम होता है, सारी चीज़ें होती हैं, मेडिकली पता करते हैं वो। तो भाई उसके बाद पता करते हैं कि उसका ना गला घोट के उसे मारा गया है, जो उसकी वाइफ थी बंदे की। तो ये भी डाउट रहा तब तक कि ये बेटी तो नहीं कर सकती क्योंकि वो छोटी है, हाँ, गला गला कैसे कैसे दबा देगी। लेकिन उनके माइंड में डाउट रहता है, वो हर जगह कैमरा वैमरा चेक कराते हैं। उस टाइम पे इतने कैमरा थे भी नहीं, जहाँ इक्का दुक्का पता चल गया वो चीज़ अलग है। उसके बाद क्या होता है भाई कि फिर उसकी फैमिली डिसाइड करती है और आस पड़ोस के लोग खड़े हो जाते हैं और वो यही बात बोलते हैं, हमने आपको मना किया था ना कि ये घर मत लेना आप, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव है, कुछ हाँ नेगेटिव है, यहाँ पे कोई एंटिटी है, यहाँ पे पिशाचनी घूमती है, कोई भूत बोलता था, कोई चुड़ैल बोलता था। तो ये सारी बातें बोलने लग गए। बोलने के बाद फैमिली डिसाइड करती है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो भाई वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, जाके रेंट पे कहीं और ले लेते हैं। रेंट पे रहने के बाद हस्बैंड अकेला पड़ गया, बेटी और बेटा नॉर्मल हो रखे हैं। फिर उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, इसकी डेथ किसी और रीज़न से हुई है, शायद इसका कहीं अफेयर होगा, ये रीज़न हो सकता है। क्योंकि कई बार उनके बीच में ऐसी भी कहा सुनी हुई थी कि फ़ोन पे किसी के उसके एक्स के टेक्स्ट आते थे, ऐसा कुछ चल रहा होगा, मतलब पुराने बंदे से बात कर पुराने बंदे से बात करी, तो उसको ये डाउट हुआ कि शायद ये वही बंदा है। अच्छा, नए घर में आके बच्चे अब नॉर्मल हो चुके हैं। हाँ बच्चे नॉर्मल हैं, बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन वो उसके माइंड में डाउट आया कि शायद इसका कुछ पहले से सीन उन्होंने पकड़ा होगा हस्बैंड ने वाइफ में, कि गांव का कोई था, उससे चक्कर चल रहा होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो भाई जैसे ही वो नॉर्मल रहते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं, वो उस लड़के को पकड़ के ले आते हैं जिससे बात होती थी। अच्छा, तो भाई उससे पूछते हैं, भाई पुलिस वाले लेके जाते हैं उसको, वहाँ पे उसको पीटते हैं, मारते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। वो कहता मैं तो यहाँ पे था ही नहीं। फिर वो कोर्ट में केस फाइल होता है, मतलब एक डाउट केस हो गया है, जो भी है, कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे थोड़े टाइम बाद उसका फादर उस घर में दोबारा जाता है कि मैं अब देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है, शायद ये उसी वजह से इसकी डेथ हुई थी। तो भाई इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े, मैं ज़रा ऑडियंस से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ, तो भाई अगर आप लोग को लग रहा है कि आपके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं चल रही है, या फिर आपको लग रहा है कि यार मैं कौन से प्रोफेशन में जाऊँ, कौन सा करियर पाथ चूज़ करूँ, तो मैं आपको बता दूँ आपके लिए एक ऐप है पैराटॉक्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ पैरा एक्सपर्ट्स, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड पैरा एक्सपर्ट्स जो आपकी हेल्प करेंगे। तो जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो पैराटॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और अगर आप एक एप्पल यूज़र हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है एक फॉर्म, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए, आपको पैरा एक्सपर्ट्स आगे से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई। तो भाई डेथ होने की वजह से वो दोबारा वहाँ पे जाके रहने लगता है, लेकिन उनको फिर वो नेगेटिविटी फील होती है और फिर वो 2-3 दिन बाद घर छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो उसको फाइनली कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कुछ है जो हमें भगाता है और जो मेरी बेटी बोलती थी। तो भाई वो चले जाते हैं। वो लड़की जो छोटी थी वो बड़ी हो जाती है एक टाइम पे जाके, और उसने शादी कर ली थी, मतलब उसकी शादी हो गई अब। तो तब तक वो इस बात से अनजान थी कि जब मेरी मदर मेरे साथ सो रही थी और मेरी माँ की डेथ हो गई थी, और उस टाइम पे मैं ऐसे बिहेव करती थी इस घर में। उसे याद नहीं रहता था, उसे याद नहीं था। ठीक है। तो उसने शादी कर ली होती है। अब जब उसके फादर ने और हस्बैंड ने, जो उसका दामाद था, वो अपने दामाद को बोलता है कि कम से कम तू इसको बता तो दे कि इसकी मदर की डेथ कैसे हुई है, क्या है, क्या कारण हुआ था ये वो। तो फिर उसको वो पूरी कहानी बताते हैं कि यार ऐसी ऐसी बात हुई है और ये हुआ था। अब वो लड़की इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी वजह से मेरी माँ चली गई हो। तो भाई उसके माइंड में वो आता है कि मैं अब अपने हस्बैंड को लेके जाऊंगी और मैं वहीं रहूंगी, उसी घर में। अच्छा, उसी घर के अंदर दोबारा मैं रहूंगी, मैं सरवाइव करूंगी वहाँ पे। उसका भाई जो हस्बैंड है लड़की का, जिसकी शादी हो गई है, वो मना करता है, क्योंकि उसके फादर जो लड़की के हैं वो मना करते हैं कि भाई यहाँ नहीं रहना तूने। लेकिन वो एनी हाउ अपने हस्बैंड को फिर से कन्विंस करती है कि नहीं यार, मेरी माँ यहाँ पे मैंने खोई थी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। किसी किसी अटैचमेंट भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है सही बात एक्चुअली। है।
तो वो उसके माइंड से वो निकलता नहीं है, वो ऐसा हादसा उसके माइंड में वही चीज़ स्टक करके बैठ गई। और बोल भी ऐसे दिया कि तेरी उससे हुई है। हाँ, तेरी उससे हुई थी कि जब तू वहाँ पे सो रही थी। थोड़े टाइम बाद क्या होता है भाई कि वो कैसे ना कैसे वहाँ पे जाके इंसिस्ट करके पहुँच जाती है। और उस टाइम पे उसकी एक बेटी होती है भाई पैदा वहाँ पे उसी घर में। सेम वही कहानी रिपीट हो रही है कि वहाँ पे एक और बेटी बर्थ लेती है। तो जब वो बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है तब तक तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल रहता है। जैसे ही भाई वो 6, 7, 8, 10 साल की होती है, होने के बाद उसको भी यही सेम फील होता था जो उसकी माँ को फील होता था बचपन में। उसको कोई बोलता था कि ये घर छोड़ के चले जाओ वरना मैं तुझे मार दूंगी, तेरी माँ को भी तो हमने मारा था। ऐसे करके अब भाई वो चीज़ बोलती है अपनी माँ को सेम बात कि ऐसे ऐसे मम्मी कुछ हो रहा है। उसकी माँ क्या करती है भाई, किसी अघोरी तांत्रिक पे जाती है और घर पे बुला के लेके आती है। तो अघोरी ने उससे उस टाइम पे करीब 15-16 हज़ार पे लिए, कुछ ऐसे ऐसे पूजा वूजा पाठ जो भी तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया करी। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या किया उसने कि अब हमारा घर ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ भाई नॉर्मल चल रहा है। अब क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ और वो बेटी तो साथ में सोते ही थे क्योंकि 3 ही थे, तब 2 थे बच्चे, अब 1 है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो थोड़े टाइम बाद उसकी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होती है, उसकी माँ को ना सपना आता है रात को कि तेरी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होगी और मैं धक्का दे दूंगी अगर तुम इस घर को खाली करके नहीं गए तो। उसी लड़की को थोड़ी सी फंबल है ये स्टोरी क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐसी हो रखी हैं। मतलब छोटी लड़की को धक्का दे दे। हाँ, धक्का दे देंगे, उसको सपना आता है। तो वो इस चीज़ को ना सीरियस ले जाती है। तो वो अपने हस्बैंड से शेयर करती है कि यार ऐसी ऐसी बात है और ये हो तो क्या किया जाए। उसका हस्बैंड कहता है नहीं नहीं, इतने टाइम से तो ये बड़ी हो गई, पाल पोस लिया हमने, बड़ा कर दिया, अब कैसे ही कुछ हो सकता है। उसके बाद भाई जैसे ही वो 10-15 दिन नहीं कटते हैं, वो लड़की वहाँ पे खड़ी होती है। उस लड़की को स्टेयर से नहीं, छत से उसकी मदर ही जो वहाँ पे थी वही धक्का दे देती है भाई रात के टाइम पे। मतलब पहले वो अपनी माँ को मारा, अब अपनी बेटी, फिर अपनी बेटी को मारा उसे। सेम चीज़ हुई। और वो जब चीज़ हुई ना तो उसकी मदर को, मतलब उसके हस्बैंड को पता चल गया कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से इसने ऐसा ऐसा करके किया। थोड़े टाइम बाद भाई वही चीज़ें होती है कि ऐसा कैसा हो गया, वही हादसा उसके माइंड में वही चल रहा है कि मैंने अपनी माँ को भी मार दिया, मैंने अपनी बेटी को भी मार दिया। और कर कौन रहा है भाई, जिसने कुछ टाइम पहले वहाँ पे आत्महत्या करी थी, वो चीज़ हो रखी थी। उसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिन बीतते रहते हैं, वो वहाँ से इस चीज़ों से उभर के आते हैं, वो लेडी घर छोड़ के चली जाती है वापस। अपने हस्बैंड के साथ, मतलब दोनों फिर दोबारा वो कहीं निकल गई, सेम चीज़ वही रिपीट हो रही है। जैसे ही वो घर छोड़ के जाती है भाई, उसके बाद क्या होता है कि उसको फिर सपना आ रहा है कि इस घर में वापस आ। अरे अब बुलाया जा रहा है। अब बुलाया जा रहा है उसको। और जब मैंने ये कहानी सुनी भी, मतलब मैं इस लेडी से पर्सनली मिला हूँ इंदौर जाके अभी लास्ट ईयर। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला ठीक है मैम ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो वो कह रही मेरे साथ ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें हुई है। फिर भाई वो वहाँ पे जाती नहीं है, वहाँ पे अवॉइड करती है जाना। उसके बाद क्या होता है भाई, थोड़े टाइम बाद उसको ना वही सपना आता है कि मैं तेरे हस्बैंड को मार दूंगी, तू वापस घर में आ, क्योंकि अब जो भी यहाँ रहेगा ना, ये घर मैं खाली छोड़ने दूंगी, और जो भी यहाँ रहेगा उससे मैं मरवाऊंगी तेरे हाथों, क्योंकि अब फिजिकली तू ये सब काम करेगी, करवाने वाली मैं हूँ। अरे बाप रे। ये मतलब सुनने में तो ऐसा लगता है कि क्या ही है, लेकिन भाई ये उस औरत को जब मैंने देखा ना, मतलब अब तो उसकी एज भी काफ़ी हो रखी है क्या एज होगी लगभग उनकी? भाई, अब तो मेरे हिसाब से 45-44 अराउंड इतनी एज होगी उसकी। ओके। तो उसके बाद भाई उसको ज़बरदस्ती बुलाया कि अगर तू नहीं आई तो मैं तेरे हस्बैंड को भी मार दूंगी। भाई वो वहाँ के ना फिर रहने लग जाती है, और वो पता है क्या बोलती है कि मेरे को ये फोर्स करती है स्पिरिट, जो एंटिटी है, कि तू यहाँ पे टेनेंट रख के किराएदार बुला, और मुझे ना ऐसे ऐसे करके लोगों को मारना है। तो वो शॉक्ड हो जाती है। फिर भाई वो वाराणसी जाती है। उसके बाद वाराणसी जाती है, नॉर्मल सारी चीज़ें हो जाती हैं। नॉर्मल होने के बाद मतलब वो वहाँ जाके कुछ क्रिया वगैरह हाँ वही पूजा पाठ और यही सारी चीज़ें, क्योंकि इन दी एंड मेरे हिसाब से यही ऑप्शन बचते हैं इंसान के पास। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें कुछ कोई नहीं कर सकती। तो जैसे ही वो वहाँ पे उसको
वो पूजा पाठ कराती है, वो वापस उस घर में फिर से आती है, क्योंकि उसको स्पिरिट वो बार बार अटैक कर रही है कि भाई तूने यहाँ आना है और तू टेनेंट बुला और मैं मारूंगी। उसका हस्बैंड उसको छोड़ जाता है लेडी को, अच्छा। कि भाई ये हो चुकी है पागल। तो उसको डाइवोर्स दे देता। हाँ, वो उसको छोड़ देता है। वो भाई लेडी वहाँ पे अकेली रहती है, और अकेली रहने के बाद क्या करती थी वो लेडी, मतलब वो नहीं करती थी, वो स्पिरिट कराती थी जब वो पॉजेस्ड हो जाती थी, कि वो लेडी वहाँ पे बच्चों को बुलाती थी और बोलती थी मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ। तो एक दिन क्या किया कि आस पड़ोस के सारे लोगों ने जैसे ही एक लड़की को अंदर एंटर करते देखा, मतलब हाथ पकड़ के ले जा रही थी, तो भाई सब ने मिल के उस औरत को वहाँ पे लिटरली मारा डंडों से, कि तू ये सब क्या कर रही है। ये औरत जब जब आती है तब यहाँ पे कोई ना कोई डेथ होती है, कोई ना कोई मरता है, और अब तू इस घर को, इस जगह को छोड़ के चली जा। भाई वो बंदी छोड़ के जाती ही नहीं है उस घर को। वो स्पिरिट ने उसे इतना कैद कर लिया है कि वो वहाँ पे जाएगी नहीं। फिर उसके बाद जो उस घर का, मतलब पहले जिस बंदे ने उसे सेल किया था, उसकी फिर ये स्टोरी थी कि वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, और हस्बैंड ने क्या किया था कि वहाँ पे एक औरत को और एक लड़की को, भाई शराब पीता था हस्बैंड, और पीने के बाद क्या कहते हैं, अपनी बेटी और वाइफ को जला के मार दिया था। तो वो कहती थी कि मैं यहाँ पे रहूँगी तो, लेकिन यहाँ किसी को बसने नहीं दूंगी मैं। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैं वहाँ पे नॉर्मली ये कहानी सुन रहा था उससे फेस टू फेस। तो आप वो उस लेडी ने आपको सेम घर में बुलाया था, उसी घर में? हाँ, बता रहा हूँ, नहीं तब तक तो मैं होटल में ही मिला हूँ उससे। अच्छा अच्छा अच्छा। स्काईलाइन होटल है वहाँ पे एक, इंदौर में। मैं स्काईलाइन होटल में मिला था, वहाँ रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे जैसे ही मैं उससे मिला, उसने बताया कि मेरे से ये सारी चीज़ें होती रही है। फिर उसको ये ड्रीम आ रहा है कि भाई अब तू यहाँ पे ही रहेगी और तेरे को यहाँ से छोड़ के जाना नहीं है। घर वालों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने इसे अलग कर दिया, फैमिली ने छोड़ दिया, आस पड़ोस वालों ने कर दिया। भाई उसने अपने आप को कैद रखा उस घर में। फिर जाके जब वो मेरे को मिली थोड़े टाइम बाद, जब उसने अपना पूजा पाठ दोबारा किया, पता नहीं मेहंदीपुर बालाजी, ऐसा कोई भाई मतलब दरबार नहीं था जो उसने ना छोड़ा हो। और उसके बाद भाई उसने क्या किया, लेडी ने मुझे उस घर में बुला लिया कि आपको इस घर में इन्वेस्टिगेशन करने आना है। भाई डर तो मेरे को भी लग गया कि यार यहाँ पे तो अगला नंबर मेरा तो नहीं अगला है, नंबर मेरा ही नहीं है। लेडी छत से धक्का दे कि भाई ये मेरे को ही धक्का दे दे। लेकिन मैं 3-4 लोगों को अपने साथ लेके गया कि फॉर अ सेफ्टी रीज़न आप घर के बाहर भी रहना, एक छत पे भी रहना बंदा। एक मेरा कैमरामैन और मैं वहाँ पे थे। ये स्टोरी उसने मुझे 1 साल पहले बताई थी। अभी 4 महीने पहले मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गया था। अभी तक मैंने वो स्टोरी और वो वीडियो भी नहीं पोस्ट करी इस चक्कर में। और जब भाई मैंने वहाँ पे ये सारे सवाल पूछे अपने गैजेट के थ्रू कि आपको किसी ने मारा था और ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, क्या ये करने वाले आप ही हो? तो स्पिरिट के आंसर थे भाई हाँ। गैजेट में दिखाया आपके प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर दिखाया कि भाई ये मैं ही हूँ जो मैं कर रही हूँ। मैंने उससे पूछा कि आप इस घर को छोड़ के नहीं जाओगे? करी नहीं, आप इस घर में हर एक इंसान को मारोगे जो यहाँ पे रहने आएगा? वो कहती हाँ। भाई अब वो लेडी वहाँ पे साथ में थी। जैसे ही वो लेडी, भाई इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ शाम को भाई, क्योंकि डर तो था ही। मैं तो 9-10 बजे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, अंधेरा अंधेरा पूरा डार्क तो था ही, बड़ा सा घर था थोड़ा सा। और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ भाई, उस लेडी ने मेरे को डिवाइस के ऊपर ही धक्का दे दिया बहुत तेज। और अच्छा, मतलब पीछे से उसने मुझे बहुत तेज हिट किया। अरे तेरी। और भाई मैं वो वहाँ पे गिर गया हूँ सामने। तो मेरे कैमरामैन ने उसकी तरफ देखा और वो कैमरामैन को कह रही है, ऐसे पकड़े कह रही तू घर छोड़ के चले जा, अगर ये घर छोड़ के तू नहीं जाएगा ना तो जितने लोगों सबको मार देंगे। और भाई मैंने वहाँ पे उसको, लेडी को मैंने ऐसे करके, मैं वही अपना गुरुजी का मंत्र और वो सारी चीज़ें करने लग गया। मैंने वो अपना निकाला धागा जो पॉकेट में था, मैंने ऐसे पकड़ के रखा। तब तक वो लेडी नॉर्मल, हाँ। कुछ नहीं है वो, और वैसे भी नॉर्मल थी वो, लेकिन उसने उस मीन टाइम पे वो हरकत करी है। फिर वो एकदम ठीक हो गई? वो ठीक थी, मतलब धक्का दिया और उसको पकड़ा, और जैसे हमने उसे देखा तो वो एकदम नॉर्मल हो गई है। और वो लेडी भाई लिटरली रो के नीचे ज़मीन पे बैठ के कह रही है मुझे इससे बचा लो, ये सामने खड़ी हुई और ये मेरे को बोल रही है इनको मार। अच्छा, वो किसी एक खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है? खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है, कह रही है ये देखो सामने, ये मेरे को बोल रही है कि इनको मार दे, और यार चले जाए, इनको बोल दे यहाँ से चले जाए, या इनको मार दे। भाई मैं उस टाइम एकदम ब्लैंक हो गया। मैंने उस तरह देखा, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरे को मेरे गैजेट पे वो सारे आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन अब ये क्यों चाह रही है वो?
फिर जैसे ही भाई मैं जैसे ही उस घर से एग्जिट किया, मैंने सबको बुलाया, मैंने बाहर चलते हैं। बाहर जाने के भाई बाद उसने बंदी ने डोर क्लोज किया अपना, वो बंदी भाई उस घर से ही नहीं निकली। मैं उसे फ़ोन करता रहा, उस बंदी ने फ़ोन भी नहीं उठाया। मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन किया, मैं नहीं निकला। फिर मैं इंदौर से अपने वापस होटल में आ गया जिस लोकेशन से। फिर लोकेशन से आने के बाद भाई मैंने उसको फ़ोन किया, वो कह रही कि स्पिरिट कह रही थी कि तूने उसे जाने कैसे दे दिया। अरे मैं शॉक्ड हो गया, मैंने बोला यार ये तो बड़ा ही अलग चक्कर है। फिर अब मेरे को ये था कि भाई क्लाइंट ने मुझे पैसे भी दिए थे इन्वेस्टिगेशन के, जो भी मतलब एक्सपेंस लगता है जो भी। तो भाई उस लेडी के पास जब मैं वहाँ पे फिर मैंने फ़ोन वोन किया, वो भाई स्काईलाइन होटल पे दोबारा मेरे से मिलना ही, मेरे से कह रही मेरे को माफ़ कर दो, वो मेरे से ये बोल रही थी और ऐसी ऐसी बातें। फिर मुझे लगा शायद ये मेंटली डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने बोला मैम आपके ना दिमाग में कोई कमी है, आपके दिमाग में कोई कमी है। बट आपने ऐसे क्यों बोला? क्योंकि अगर आपके गैजेट्स में भी अगर स्पिरिट के आंसर्स आ रहे हैं, मतलब एक्चुअली में वो उसको परेशान कर रही है स्पिरिट, हाँ, तो दिमागी रूप से तो वो फिर मेरे को एक डाउट होता है ना कि शायद इसके दिमाग में ही कोई कमी होगी, ये सबको धक्का ही दी जा रही है। लेकिन स्पिरिट ने तो आंसर दिया था कि ये मैं ही हूँ। लेकिन मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि ऐसा ना हो कि भाई इसको भी कुछ कोई बीमारी लगी हो कि यही मारती हो या ऐसा कुछ करता हो, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसे लोग होते भी थे भाई, सन की लोग जो कहते हैं। तो उसके बाद मैंने जैसे ही भाई वहाँ पे उसको बोला कि आपके दिमाग में, वो भाई साहब मेरे को फ़ोन पे अपने सारी दिखा रही, कह रही मैंने अपना इलाज करा लिया है पूरा, मेरा हस्बैंड, मेरा फादर मुझे सब कुछ छोड़ के चले गए इस वजह से, क्योंकि ये स्पिरिट मेरे साथ लग रखी है। फिर भाई मैंने वही अपने गुरुजी को फ़ोन वोन किया, ऐसी ऐसी बात है। बस मैंने उनसे बस फ़ोन पे इतना बताया, वो कह रहे कि भाई उस घर में वो चीज़ है और तू वहाँ से निकल जा। और जब मैं भाई वहाँ से निकल के आ गया ना, उस लेडी का मेरे पास कम से कम, अभी इस वजह से मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं करी, उसने बोला कि अगर तू यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं तुझे अपने आप बुला लूँगी कैसे भी। बट इस बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वो देखेंगी फिर नहीं बोलेंगी? चलो लोकेशन नहीं आई, वीडियो में उनकी शक्ल नहीं आई या कुछ नहीं आया, हाँ नहीं बोलेंगी क्या, बोलने को तो देखो भाई मैं मतलब इतनी तो पावर है यार कि ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता बुलाने को, वो तो बात है ही। लेकिन फिर मैंने उस लेडी से ये भी बात पूछी कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो मेरे को यही बोल रही है मैं नहीं कर रही हूँ, ये वो करवा रही है। और उसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि उसकी बेटी को मारा गया था और उस औरत को मारा गया था, तो वो यहाँ पे अब किसी को सुखी नहीं देखना चाहती। तो वो सबके बच्चों को मार रही है। वो भाई सबके बच्चों को जो भी वहाँ पे जा रहा है उसको रहने नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी बात भाई उस प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज़ ये है कि जिस दिन मैंने एंटर किया था फर्स्ट डे, जब मैं वहाँ पे गया था, तो मेरे ऊपर वाले बंदे ने मुझे बाद में बताया कि भैया वहाँ पे तो दो कौवे मरे पड़े थे। मैंने बोला ये तो पहले ही एक नेगेटिविटी का साइन है भाई कि आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो। फिर भाई मैं वहाँ से निकल के आया और अभी तक उनसे कोई कांटेक्ट में नहीं हूँ मैं। तो जैसे भाई आप किसी इन्वेस्टिगेशन पे गए और गुरुजी ने मना कर दिया ये केस नहीं होगा हैंडल, तो आप छोड़ देते हो एज इट इज़ तभी, या कैसे? भाई मैं आपको बताऊं, गुरुजी ने ना, मतलब मैं इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, मेरे गुरुजी के पास, और देखो मैंने आज तक कभी भी उनको कोई प्रमोट भी नहीं किया, मैं एक वैसी भी बात बताता हूँ, वो बड़े लो ही हैं ना, वो फ़ोन चलाते हैं ना कुछ करते हैं, वो मैंने पहले भी बताया हुआ है भाई। उनके अंदर एक ये क्वालिटी है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उन्होंने सॉर्ट ना करी हो। और इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मेरे फ़ोन पे अभी आपको दिखाऊंगा पर्सनली, 5 दिन पहले एक फ़ोन आया और एक मेरे भाई यहाँ पे काउंसलर भी हैं इधर साउथ दिल्ली की साइड में, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद वो मेरे से सीधा बोलने लगे कि भाई एक आदमी है, उनको ना आपके गुरुजी से मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है मिल लेते हैं। तो जब भाई पता चला ना, तो वो एक, तो भाई ये जो पहली कहानी है वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव की है, और ये स्टोरी मुझे भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर मृदुल ने। बहुत ही क्रिपी जिन हॉरर है जो एक मुस्लिम फैमिली के साथ ये पूरी वारदात हुई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में एक मुस्लिम फैमिली रहती है। वो जो गांव का लेआउट एक बार समझना कि बीच में मुस्लिम फैमिली का घर है, उसके जस्ट बाजू में प्लेग्राउंड है, उस घर के चारों ओर रास्ता जाता है और उस रास्ते के आउटर में कॉलोनी बसी हुई है। उस मुस्लिम फैमिली का जो घर है उसके घर के अंदर एक मस्जिद भी है। होता क्या है कि ये लोग रोज़ अजान पढ़ते हैं, आसपास के जो गांव वाले वो भी आते हैं अजान पढ़ने के लिए। जब अजान ख़त्म हो जाता है रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, ये लोग ना एक दूसरे तरीके की अरेबिक अजान पढ़ना स्टार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं ज़िक्र।
उसको कई लोग चिल्ला भी बोलते हैं। वो जब पढ़ रहे होते हैं तो बेसिकली वो पूरा प्रोसेस होता है जिन को बुलाने का। वो लोग जिन को बुलाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और लास्ट में जिन को फिर मुक्ति दे देते हैं। आपने ट्रेनों में देखा होगा बहुत बार कि ऐसे लगा होगा कि फ़कीर का किसी का लगा, फ़कीर का बोर्ड लगा होगा कि आपको कोई भी समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, कोई भूत पिशाच से अगर छुटकारा चाहिए तो आप इस पे नंबर पे कांटेक्ट करें। तो बेसिकली यही फैमिली थी जो ऐसे काम करती है। तो ये लोगों की हेल्प करते थे। लोगों की हेल्प करते थे। तो होता क्या है कि इसकी फैमिली में एक लड़का है, छोटा बच्चा, सैफ नाम है, ठीक है, 8-10 साल का होगा, और उसके पापा हैं, उसके दादाजी हैं और सैफ की मम्मी है। पापा और दादाजी ये काम करते हैं, बहुत एक्सपर्ट है इस चीज़ में, ठीक है। अब जो सैफ लड़का है वो ना ऑब्ज़र्व करता है कि भाई मेरे बाप दादा ये काम कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ इसके घर में ये काम होता था, तो मुझे भी चाहिए। इतने लोग आते हैं, इनको इतना मानते हैं, ठीक है, उनको एकदम सर पे बैठा के रखते हैं, तो मेरे को भी ये सारी चीज़ें चाहिए। एक चीज़ और समझना, जब वो रात में ज़िक्र होता है ना, रात को 9 से 12 बजे तक, उस टाइम पर अगर उनके घर के सामने कोई खड़ा है या फिर खड़े होकर सुन रहा है तो ना उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत बुरी तरीके से। ऐसे उनको लगता है कि उनकी बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट पूरी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो गई सारी, उस तरीके से उनको फील होता है। तो सैफ को भी चाहिए कि भाई मैं भी ये काम करूँगा। एक दिन सैफ क्या, अच्छा, जो इनके घर के बाजू में जो प्लेग्राउंड है, यहाँ पे सारे लोग खेलने जाते थे। अब सैफ भी जाता है वहाँ पे खेलने। वहाँ पर उनके एक भैया हैं, हिंदू है वो, उसका नाम है प्रत्युष, ठीक है। प्रत्युष जो लड़का है, सैफ इसको भाई भाई बोल के बुलाता है। तो प्रत्युष उससे बोलता है कि एक दिन सैफ इससे बोलता है प्रत्युष से कि भैया आपके पापा क्या करते हैं। प्रत्युष बोलता है कि मेरे पापा सरकारी नौकरी में हैं। तो बोलता है सैफ कि तब तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते होंगे। उसने बोला कि हाँ कमाते तो हैं। यहाँ पर सैफ बोलता है कि मैं ना आपके पापा से भी ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, ठीक है। और ये चीज़ें ना लगातार होने लगे 3-4 दिन से। वो आता और ऐसे बहुत सारी ड्रीमी चीज़ें बात करता है एकदम, कि मैं ये कर लूँगा, गाड़ी खरीद लूँगा, बंगला खरीद लूँगा। लोगों ने सोचा, जो उसके साथ खेलने आते थे बच्चों ने सोचा कि भाई ये पागल हो गया है, इसको बुली करने लगे। अब बुली करने से क्या हुआ कि सैफ को थोड़ा सा लगा अंदर कि भाई मेरे को कैसे चढ़ के मेरे पे बोल रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इसने प्लेग्राउंड में जाना बंद कर दिया। अब भाई ये अपने कमरे में बंद रहता पूरे टाइम। जो इनका घर था, जो मुस्लिम फैमिली का घर था, उसके बीच में आंगन है और आंगन के चारों साइड में कमरे हैं। तो उसका कमरा कॉर्नर में था, उसके दूसरे कॉर्नर पे उनके मम्मी पापा और उनके जो दादाजी थे उनका कमरा था। यहाँ पर सैफ ने क्या किया कि इसे ज़िक्र तो पता थी कैसे बोलते हैं, कैसे जिन को बुलाते हैं। भाई इसने रात को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो 9 से 12 बजे के बीच का जो टाइम होता है। अब ये पढ़ के भाई बुलाता जिन को, ये करते करते इसको 38 दिन बीत गए, नहीं आया जिन। पर सैफ को पता था कि भाई जिन जो है इतनी आसानी से आता नहीं है, ठीक है, मुझे करना पड़ेगा और साधना करनी पड़ेगी। भाई ये और इंटेंस कर देता। और 2 दिन के बाद जब ये अपने कमरे में सो रहा था तो भाई साहब रात के कोई 1:30-2 बजे के आसपास इसे सुनाई देता है कि कोई इसके सामने खड़े होके ग्रॉल कर रहा है, गुर्राने की आवाज़ आ रही है। और ये चीज़ तब होती है भाई जब वो साधना के बीच में था। अच्छा, साधना करते करते उसको सुनाई देता है ग्रॉल कर रहा है, और ना जैसे उसने देखा इसे डर लगा, भाई ये उठ के बैठ गया। कुछ दिखा नहीं उसको? नहीं था वहाँ पे। अच्छा, वो था वहाँ पे, पर दिक्कत ये थी कि उसने जो उस दिन की साधना थी वो कंप्लीट नहीं की। भाई बीच में उठ के बैठ गया ये। अब जब ये बीच में उठ के बैठा भाई, तो वो सामने से एकदम इसको देख के घुर्रा रहा है जिन। थोड़ी देर तक ऐसे ही रहा, घुराते रहा, उससे आई कांटेक्ट होती है इसकी। उसके बाद सैफ सो जाता है। नेक्स्ट डे से उसके जो कॉलोनी के लोग थे उन्होंने देखना स्टार्ट किया कि भाई ये अकेले छत पे जाता है शाम को, और वहाँ पे ना ऐसे रैंडमली किसी घर के सामने ऐसे करता है, पॉइंट आउट करता है फिंगर, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि बाजू में कोई खड़ा है, उससे बात कर रहा है। उस तरीके से ये कम्युनिकेट करने लगा जिन से। यहाँ पर सैफ ने जिन को अपनी साधना से वश में कर लिया था। अब देखो भाई वो क्या करता है, उसको जब भी कुछ खाना होता उससे मंगाता, तो पैसे चाहिए वो उससे मंगाता, ला के देता सब कुछ। जब सैफ को कॉन्फिडेंट हो गया सैफ कि भाई ये जिन मेरे वश में है, मैं इसे कुछ भी करवा सकता हूँ, तब इसने फिर से प्लेग्राउंड में जाना स्टार्ट किया। प्लेग्राउंड में फिर से प्रत्युष मिलता है इसको। यहाँ पर सैफ जब पहुँचा बहुत दिनों बाद प्लेग्राउंड, तो ये एक बेंच पे बैठा हुआ था कॉर्नर में। प्रत्युष आता है इसके पास, बोलता है भाई क्या हो गया, तू आता नहीं आजकल खेलने, अपने ख्याली दुनिया से बाहर निकल आ भाई, मतलब इतना सही खेलते थे हम लोग। तो कुछ बोलता नहीं है भाई। ये ना अपना गर्दन ऐसे टेढ़ा करके सैफ, और भाई ऐसे बात कर रहा है किसी से।
उसके बाजू में वो जिन था। उससे 10-15 सेकंड बात की, फिर ये प्रत्युष को पता है क्या बोलता है कि आप ना मेरे बड़े भैया को बहुत पसंद आ गए हैं। प्रत्युष बोलता है कि कौन सा बड़े भैया, भाई तू तो अकेले अपनी फैमिली में। बोला कि नहीं, मेरे एक बड़े भैया हैं और आज रात को आपसे वो मिलने आएंगे। भाई साहब ये बोल के शेफ वहाँ से घर आ गया वापस। उस रात जब प्रत्युष सो रहा है रात को 2-2:30 बजे के आसपास, भाई साहब इसके विंडो के पास से वहीं गुर्राने की आवाज़ आ रही है। ठीक है, इसकी बॉडी एकदम फ्रीज हो जाती है उस समय। आंख बस खुली है इसकी, ये थोड़ा सा आंख उठा के ऐसे सर उठा के देखता है कि कौन है, और जिन इसके सामने खड़ा है। सैफ ने बोला था कि मेरे बड़े भैया आएंगे, और जिन इसके सामने खड़ा था। अगले दिन प्रत्युष फिर से गया प्लेग्राउंड में। उस रात तो मतलब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ठीक है, कैसे जैसे जैसे उसने मैनेज किया प्रत्युष ने। अगले दिन जब पहुंचा प्लेग्राउंड में, सैफ आता है, बोलता है कि भैया आप मेरे बड़े भैया आए थे ना आपसे मिलने। बोलते कौन से बड़े भैया? नहीं, रात को जो आए थे ना आपसे मिलने कल, वही है मेरे बड़े भैया। इसकी फट लेती है भाई बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद से अगले 6-7 दिनों तक ये आया नहीं, मतलब प्लेग्राउंड में जाना ही बंद कर दिया प्रत्युष ने। इसकी मतलब तबीयत ख़राब रहने लगी बहुत बुरी तरीके से। अब इसके बाद सैफ क्या करता है कि इसने सोचा कि अब मेरे को प्रूव करना है लोगों को कि मैं भी उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई रोग है, तो मैं भी जिन से ठीक करवा सकता हूँ। यहाँ पर इसने डिसाइड किया कि पर यह होगा कैसे? ऐसे तो इसके बाप है, दादा है, ठीक है, कोई इसके पास क्यों आएगा? तो इसने सोचा कि भाई मेरे को प्रूव करना है। तो इसने पता है क्या प्लान बनाया कि भाई मैं इस जिन से अपने दादाजी को परेशान करवाऊँगा, और जब वो बिल्कुल आखिरी स्टेज में चले जाएंगे, मतलब कुछ भी हल नहीं निकल रहा है, तब मैं जिनको ऐसे मतलब सबके सामने बोलूँगा कि भाई ठीक कर दादाजी को, तो ये ठीक करेगा और लोग मेरे को मानने लगेंगे। पर ये सैफ का प्लान भाई बुरी तरीके से फेल होता है। इसने जिन को छोड़ तो दिया दादाजी के ऊपर। अब दादाजी के ऊपर जब छोड़ा तो जिन उनको बहुत परेशान करने लगा। ठीक है, उनकी तबीयत एकदम बेकार होने लगी दादाजी की। वो क्या करते, दिन में चेयर पे जाके बैठ जाते घर के आंगन में, और ना एकदम सर ऐसे ऊपर करके एक टक बस ऊपर की तरफ देखते रहते। पर जैसे दादाजी खुद एक्सपर्ट थे तो वो खुद डील नहीं कर पा रहे थे। जब इनके पापा को पता चला तो उन्होंने यही सोचा कि भाई हो सकता है हम इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट करते, इतना जिन को बुलाते हैं, तो मे भी उसका साइड इफेक्ट हो, उससे कुछ किसी जिन ने कुछ किया हो। भाई ये अपनी विद्या लगा के दादाजी के ऊपर छोड़ते कि भाई ठीक हो जाए दादाजी। पर भाई वो ना इफेक्ट ज़्यादा दिन तक रहता नहीं, 2-3 दिन रहता, फिर से ये जिन हावी हो जाता है। अच्छा, फैमिली में किसी को पता नहीं कि ये छोटा नहीं लड़का पता सैफ है है, ये उस समय 38 दिन नहीं तक इसने वो किया था जिनको नहीं, एक्टिव क्योंकि किया मैंने था। बताया ना कि वो एक कमरे में कॉर्नर में उसका कमरा था, दूसरे कॉर्नर में इनका कमरा था। तो भाई रात को कमरा बंद करके वो ये काम करता। जो ये जिकिर होते हैं, जैसे अजान पढ़ते हैं, वो तो बिल्कुल माइक पे पढ़ते हैं ना। जिकिर जो होती है भाई बिना माइक के एकदम ऐसे चैंट करते हैं घर के अंदर बैठ के। फिर क्या होता? तो ये सीन था। तो फिर उसने दादाजी पे छोड़ा। दादाजी 1 महीने के बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तब इसने अपने जिन को हुक्म दिया कि भाई जाके ठीक कर। पर मैंने बताया था कि सैफ वो जो था उस रात बीच साधना से उड़ गया था, डर के मारे बीच में छोड़ दिया था उसने। तो ये जिन को हुक्म देता भाई ठीक करो जाके, पर ये उसकी बात ही नहीं मानता। पर अब तक तो मान रहा था। नहीं, बता रहा हूँ भाई, सैफ ने बहुत टाइम से उससे काम करवाया था। मैंने आपको बताया था कि जिन जो आते हैं उनकी एक शर्त होती है कि भाई तुम मेरे से काम करवा रहे हो ठीक है, पर उनको ना बाद में मुक्ति देनी होती है। अच्छा, अब ये मुक्ति देने वाली जो विद्या थी, ये सैफ के दादाजी और उसके पापा को ही आती थी। अच्छा। अब जिन से जिन उससे यही बोलता कि इतना मतलब इतने दिन से मैं काम कर रहा हूँ भाई, मुक्ति चाहिए मुझे। नहीं मानी बात उसने, जिन ने इसकी, सैफ की बात जिन ने नहीं मानी। दादाजी ऑफ हो जाते हैं। अच्छा। अब सैफ ने सोचा कि भाई ये जो जिन है ना, ये मेरी बात नहीं मान रहा है, और शायद इसके बस की बात नहीं है किसी को ठीक करना। ठीक है, उसने एक बार और ट्राई किया कि भाई तू जाके दादाजी मेरे उनके डेथ हो गई तो उनको जिंदा कर। मैंने मना कर दिया, नहीं जिन ने। तो इसने सोचा कि भाई इसके बस की बात नहीं है, ये उतना पावरफुल नहीं है, तो मैं ना एक और साधना करता हूँ, मैं इससे पावरफुल जिन की कॉलिंग करूँगा मैं उससे। ठीक है भाई, फिर से स्टार्ट करता है। कुछ टाइम के बाद एक और प्रकट होता है उसके सामने जिन, उसी तरीके से। पर इस टाइम जो जिन प्रकट हुआ था भाई, जैसे अपने हिंदू में क्या होता है कि भूत पिशाच प्रेत और सबसे टॉप लेवल पे होता है ब्रह्म राक्षस, वैसे ही इनके में भी होता है। जिन का जो बिल्कुल टॉप वर्जन जो होता है वो आया इनके सामने, सैफ के सामने। अब 10 साल का बच्चा, उसको क्या दिमाग है यार, उसको समझ में आ नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने भाई जिन को छोड़ दिया अपने पापा पे।
कि उनको जाके परेशान करो और फिर मैं ठीक करूँगा। मैं ठीक करूँगा। यहाँ पे सैफ ये नहीं समझ पा रहा था कि भाई तुमको उसको मुक्ति भी देना है, वो तुम्हें नहीं आता, और उसी मुक्ति ना देने की विद्या के कारण ये सारे जिन बाद में इसको अपोज करने लगते हैं। अभी पहले वाला जिन भी एक्टिव है और ये सेकंड वाला भी आ गया। पहले वाला जिन भी एक्टिव था उसको मुक्ति तो मिली नहीं थी, ये और गुस्सा हुए पड़े सैफ पे, है ना। तो इसने अपने पापा पे छोड़ा, पापा की तबीयत वैसी ख़राब हुई, 1 वीक के अंदर इसके पापा भी ऑफ हो जाते हैं। तो जो नया वाला जिन था उसने भी बात मानी नहीं इसकी। मतलब इसने कोशिश की कि मेरे पापा क्या कहते हैं जब डेथ हो गई उनके तो उसको जिंदा करे, तब भी नहीं मानता ये बात। अब सुनो भाई असली खेल क्या होता है। अब जो सैफ था इसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, ठीक है। दो जिन पहले ही इससे एकदम उखड़े पड़े हैं। इसने मतलब इसकी जो फैमिली थी, फैमिली में से इसकी मम्मी बची थी और इसके एक चाचा थे दूर के। इन दोनों ने सैफ को लेके हॉस्पिटल गए डॉक्टर के पास, ठीक है। डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। 3-4 दिन तक सैफ एडमिट रहा। उसके बाद क्या होता है कि एक रात कॉल आती है इनके घर पे हॉस्पिटल से, भाई जो ये सैफ लड़का है ये ना एक बेड से दूसरे बेड पे छलांग मार के पहुँच रहा है। यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल के स्टाफ उनको बहुत परेशान कर रहा है, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो आप लोग इसको लेके जाइए। तो जैसे तैसे कुछ भी करके सैफ को फिर घर लेके आते हैं। घर लेके आए तो उसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि इनको पता चल गया कि भाई ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है। इन्होंने फिर सैफ को एक झाड़ फूँक करने वाले उनके पास लेके गए, दिखाने के लिए कि भाई क्या है। तब उन्होंने बोला कि भाई जो आप सैफ को सामने देख रहे हो ना, इसका बस शरीर ही है सामने, इसके अंदर इसकी रूह भी नहीं है। सैफ के शरीर में बहुत सारे जिन्नादों ने अपना कब्जा कर लिया था, क्योंकि इसने लगातार कैसे 38-40 दिन तक रिसाइड किया और उससे बहुत सारे ऐसे एक्टिव हो गए थे। तो उन्होंने सैफ के शरीर को अपना घर बना लिया था भाई। तो सोल उन्होंने अपने वश में कर ली उसकी, एक उसकी तरीके रूह निकल गई थी, सैफ की जो रूह थी अपनी वो निकल गई थी उसकी बॉडी से। उन्होंने बस ये बोला कि अब पर ऐसा पॉसिबल है कि जैसे खुद की रूह निकल जाए लेकिन फिर भी भाई वो तो है, तो जिन के तो हो सकते हैं भाई, जिन के केस में भाई जिन बहुत पावरफुल चीज़ है यार, इसको तो मतलब नहीं। बट ये तो होता है कि भाई अपनी सोल भी है लेकिन कब्जा करा हुआ है, बट ये थोड़ा अनबिलीवेबल है कि उसकी रूह ही नहीं है उसमें अंदर। अभी आपको पता चलेगा कैसे नहीं है। फिर क्या होता है कि उन्होंने बोला कि इसको छोड़ दो अपने हाल पे, ठीक है। ये लोग इसे वापस घर लेके आता, भी इन्होंने सोचा कि इसको घर पे भी नहीं रखते, तो इन्होंने सैफ को उठा के मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। एडमिट करके वापस आ गए, मतलब कोलकाता के साइड में कहीं पे किया था एडमिट। उसके बाद वापस आए। कुछ टाइम के बाद कॉल आता है इनको घर पे कि भाई जो सैफ है इसकी डेथ हो चुकी है, आप लोग आके ले जाइए। ये लोग मतलब आज जैसे कॉल आया तो उसके अगले दिन पहुंचते हैं, तब तक सैफ की बॉडी को स्टोर करके रखा गया था। भाई जब उसकी बॉडी निकाली गई, जब ये लोग पहुँचे वहाँ से मॉर्ग से इसकी बॉडी निकाली गई, तो भाई ये देखते हैं कि इसके जो बॉडी के जो मांस है ना, वो सारे एक स्टिकी एलिमेंट से अटैच्ड है, सड़ चुकी है पूरी बॉडी। और बाहर निकलते ही मतलब कट कट के उसके मांस के टुकड़े गिरने लगे, और उसमें से जब वो गिर रहे थे तो उसके साथ साथ भाई बड़े बड़े ऐसे कीड़े उसके बॉडी से ज़मीन पे रेंग रहे हैं। ये कितनी पुरानी बात होगी भाई वैसे? ये भाई 3 साल पुरानी बात है। अच्छा, अभी रिसेंट ही है। अच्छा, जब ये लोग दिखाने ले गए थे सैफ को उस मौलवी के पास कि भाई ठीक कर दो, तो उसने जब बोला था कि भाई 10-15 जिन्होंने अंदर कैप्चर करके रखा हुआ है, अगर मैं इसको ठीक करूँगा तो भाई सैफ को इतनी पीड़ा होगी जैसे उसके बॉडी पार्ट को, एक एक बॉडी पार्ट को काट रहे हैं, वो झेल नहीं पाएगा। अगर मैं जिन को इसके बॉडी से निकालने की कोशिश करूँगा तो भाई इतना दर्द होगा उसे, जैसे किसी ने हाथ काट दिया, किसी ने पैर काट दिया। तो भाई अब सैफ तो चला गया, उसकी फैमिली भी पूरी बर्बाद। अब उसकी मम्मी है सिर्फ वहाँ पे, और ये थी मतलब हाँ। जिन पोजीशन भाई ऐसी चीज़ है, अगर प्रॉपर विद्या नहीं आती A to Z ऊपर से नीचे तक सब कुछ। और भाई छोटा बच्चा कर रहा है ये तो और भी गलत चीज़ है कि छोटा बच्चा ये चीज़ें कर रहा है और अपने ही दादा और पापा पे छोड़ रहा है। और कोई है भाई? नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं भाई। कुछ ऐसा बताओ जो आपको किसी ट्रैवल के दौरान पता चला हो या किसी फैमिली ने बताया हो, लोकल फैमिली ने कुछ। हाँ भाई, ट्रैवल का एक मेरे पास कैब ड्राइवर ने भेजी थी मुझे कहानी। अच्छा, अभी मैं आपको ट्रैवल का ये बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको 2-3 स्टोरी और सुनाऊंगा जिसमें मतलब जो प्रॉपर वेरीफाइबल है, और वो ऐसी स्टोरीज हैं जो कि पास्ट में कुछ इवेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसी डेडली अपनी नेशनल ट्रेजेडी हुई है उससे रिलेटेड है, तो आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है।
फ़िलहाल जो मैं ट्रैवल की कहानी बता रहा हूँ ये एक मुझे कैब ड्राइवर ने भेजी थी। इनका नाम है विजय पाल, ठीक है। अच्छा, ये रहने वाले हैं चंडीगढ़ के। होता क्या है कि आज मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो ये कैब ड्राइवर है इसके फैमिली में इसकी माँ है, इनकी वाइफ है, बच्चे हैं। भाई उस इंसिडेंट के बाद फैमिली ने इनके कैब ड्राइवर की नौकरी छुड़वा दी। इस टाइम पर जो वो विजय भाई हैं एयरफोर्स में मतलब कोई ऐसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। अच्छा। तो होता क्या है कि 2015 में इनको पता चलता है कि चंडीगढ़ में ऊबर लॉन्च हुआ है और इन्होंने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब उससे ड्राइवर्स अर्न भी कर रहे हैं। तो उस समय तक एक प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट टैक्सी ओनर के अंडर काम करते थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई चंडीगढ़ में वहीं पे जाके अपना ऊबर चलाएंगे। इन्होंने सुना था कि बहुत ज़्यादा लोग मतलब ड्राइवर्स को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बहुत राइड्स फ्रिक्वेंटली मिल जाती है। भाई ये पहुंच जाते हैं चंडीगढ़। वहाँ पर 1 साल इन्होंने दबा के चलाया ऊबर, अच्छा पैसा कमाया। पर 1 साल के बाद फिर से मार्केट में कंपटीशन वो सब आता है, ठीक है। ऊबर ने अपना चार्ज बढ़ा दिया और इनको मतलब सवारी मिलनी बंद हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिलती थी, उतना प्रॉफिट नहीं होता था। तब इन्होंने सोचा कि भाई अब मैं अपनी कार निकलवाऊँगा, ठीक है, और ऐसे प्राइवेट बुकिंग्स जब मतलब फ्री टाइम होगा तो ऊबर चलाऊँगा, ऐसे नॉर्मल प्राइवेट बुकिंग्स में चलूँगा। तो इसी दौरान क्या होता है कि एक दिन इनको एक बुकिंग आती है इनकी कार में। उस पैसेंजर को जाना था चंडीगढ़ से धर्मशाला। दोपहर के 1 बजे ये लोग अपनी ड्राइव स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखना कि चंडीगढ़ से धर्मशाला जाने के बीच में एक अम्ब रोड पड़ता है, 5-6 किलोमीटर का स्ट्रेच है हिमाचल का। तो जब ये लोग शाम के टाइम अम्ब रोड पहुँचे 5-6 बजे के आसपास, तो जो अंदर पैसेंजर बैठा था उसने बोला कि भाई रात को अवॉइड करना इधर से, मतलब वापस आने के समय ये रोड अवॉइड करना रात को अकेले। तो पूछते हैं विजय भाई कि क्या कोई दिक्कत है क्या सर, मतलब इस रोड पे क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे मतलब मेरे रिलेटिव रहते हैं, उन्होंने कुछ बताया इस रोड की कहानी। अब जो पैसेंजर था उसने खुल के नहीं बताई भाई बात, कि डर जाएगा फिर इसको, है ना, इसको अभी धर्मशाला ही पहुँचना है, अंदर ऐसे डर बैठ जाएगा, क्या पता गाड़ी से कंट्रोल खो दे ऐसे। ये सोच के उसने बताई नहीं बात। ये लोग पहुँचते धर्मशाला। वहाँ पर जब ये अनलोड कर रहा था रात के 8 बजे, उनका सामान उतार रहा था, इसने पैसे दिए पैसेंजर ने बोला कि एक काम कर विजय, आज ना इधर ही रुक जा गाड़ी में, सुबह 4-5 बज जाएंगे तब जाना। ये बोलता है कि सर क्या कोई बात है तो खुल के बताओ यार, अगर उस रोड पे कोई दिक्कत है तो आपने बताया भी नहीं, आप ऐसे मना कर रहे हो। उन्होंने बोला कि नहीं अभी मत जाओ, बात मान ले मेरी भाई, 4-5 बजे निकलना। फिर उसने पूछा कि कभी रात को गए उस रोड से। इसने मना कर दिया कि नहीं भाई, इतनी रात को तो मैं कभी नहीं गया अम्ब वाले रोड से। तो ये बोलते हैं कि रुको, पर ये नहीं मानता है। कि उसके अगले दिन सुबह चंडीगढ़ से दूसरी बुकिंग थी, जल्द से जल्द पहुंचना था। भाई ये धर्मशाला से निकलता है वापस चंडीगढ़ आने के लिए, ठीक है। रात के 11 बजे के आसपास ये एक ढाबे में रुकता है, वहाँ पे मतलब चाय पानी पीता है और फिर वहाँ से कार लेके निकलता है आगे। अब भाई देखना क्या होता है, 11:30 पौने 12 के आसपास ये पहुँचता है अम्ब रोड में। जो ये अम्ब शहर है, इसने पाया विजय ने कि भाई उस टाइम पर पूरा सन्नाटा, हल्की सी स्ट्रीट लाइट जल रही है सिर्फ, और उसके अलावा उसकी गाड़ी के अलावा कोई भी नहीं है। वो अकेले ही उस रोड पे चल रहा है, हाईवे। कुछ दूर चलने के बाद ये एंटर करता है कि स्टेट हाईवे पे, मतलब मेन जो सड़क थी हाईवे वाला रोड था वो ख़त्म होता है, एक स्टेट हाईवे पे ड्राइव कर रहा है। थोड़ी देर के बाद भाई इसको सामने अपने दिखता है कि एक आदमी खड़ा है और इसे लिफ्ट मांग रहा है। अच्छा, विजय ने ये सोचा था कि भाई मैं धर्मशाला से चंडीगढ़ जा रहा हूँ, अगर मेरे को बीच में कोई सवारी मिल जाए तो भाई अच्छा, मेरी कुछ कमाई हो जाएगी। इस चक्कर में पहले उसने बस स्टॉप पे रोका था, एक पीछे बस स्टॉप पड़ा था, वहाँ पे रोका था थोड़ी देर गाड़ी कि भाई कोई सवारी हो तो मिले मुझे। आधे घंटे रुका था पर मिली नहीं। अब जैसे उसने देखा हम रोड पर भाई वो आदमी है लिफ्ट मांग रहा है, तो इसने सोचा कि भाई चलो कुछ कमाई कर लेते हैं। ये भाई जाके उसके पास गाड़ी रोकता है, हाँ, उससे थोड़ी दूर पे। वो चल के आया विजय के पास और पूछा उसने कि भाई चंडीगढ़ जाना है मेरे को। विजय बोलता है हाँ चलो आ जाओ। फिर उसने पूछा कितने पैसे, इसने बोला 2200 रुपये। वो आदमी बोलता है ठीक है। फिर विजय पूछता है कि भाई आप एक बात बताओ, इस टाइम पे आपको किसने छोड़ दिया इधर? कोई भी मतलब बहुत टाइम से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, आप ऐसे मतलब मेन हाईवे भी नहीं है, स्टेट हाईवे पे आप कच्ची रोड पे खड़े हो, किसने छोड़ दिया? वो कुछ बोलता नहीं है भाई। विजय बोला कि अच्छा एक काम करो, आके आगे बैठ जाओ मेरे पास। भाई उसने उस पर भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, ये चुपचाप पीछे वाला गेट खोलता है, अंदर जाके बैठ जाता है। अब देखो क्या होता है, गाड़ी चल रही है विजय की, उस कच्चे रोड पे कोई 1.5-2 किलोमीटर चले होंगे ये। विजय को ऐसा फील होता है भाई कि इसकी जो गाड़ी है ना बहुत भारी हो गई है,
ऐसा लग रहा था कि पीछे 10-15 लोग बैठे हैं, पूरा सामान लोड है, और उस तरीके से जिस गियर में गाड़ी को 50-60-70 पे चलना चाहिए भाई, ये 20-22 से आगे नहीं बढ़ पा रही है। कुछ टाइम के बाद इसका इंजन हीट होना स्टार्ट हुआ। विजय को लगा कि भाई गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई है। ये अपना गेट खोल के बाहर निकलता है इंजन की तरफ जाने के लिए। भाई जैसे गेट खोल के बाहर निकला, इसकी नज़र पीछे वाली सीट पे पड़ी, और भाई साहब ये देखता है कि उस आदमी का सर गायब है, और उसने वाइट कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, वो पूरा खून से लथपथ। भाई इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया, तो चिल्लाते हुए भाग रहा है। जब चिल्लाते हुए भाग रहा है तो इसने देखा कि भाई पीछे से वो आदमी चेज़ कर रहा है इसको। ये 700-800 मीटर तक लगातार भागते रहा। तो रोड के साइड पे एक आश्रम था, छोटा सा मंदिर है और उसके अंदर आश्रम था। ये जाके गेट पीटने लगा ज़ोर ज़ोर से। गाड़ी वहीं रोड पे खड़ी है। अब जब गेट पीटने लगा तब उधर से पंडित जी निकल के आते हैं और इसको मतलब अंदर बुलाया अपने। अंदर बुलाने के बाद इसने पूछा कि पंडित जी क्या है वो, तो पंडित जी ने बोला कि अभी उसके बारे में कल सुबह बात करेंगे, अभी रहने दो, ठीक है। ये एक इंसिडेंट आपने सुना उस रोड का। अब एग्जैक्टली क्या था ये मैं बताऊंगा, पर उसके 1 साल के बाद विजय के साथ जो ये घटना घटी, इसके 1 साल के बाद एक और वहाँ पे कांड हुआ, ठीक है, वो भी जानना। एक फैमिली थी, वो उसी रोड पे वापस चंडीगढ़ आ रही थी, ठीक है। उस फैमिली का नाम भी ले लेता हूँ। विजय ने बोला कि ले सकते हो नाम, कोई दिक्कत नहीं है। जो ड्राइव कर रहा है उसका नाम है जगतार, उसकी बीवी है अंजू, उसके 3 बच्चे, ठीक है। बीवी पीछे बैठी हुई है, एक बच्चा आगे बैठा है, जगतार ड्राइव कर रहा है, बाकी 2 बच्चे पीछे। ये भाई आ रहे थे उसी रोड पे, सेम वो जो स्टेट हाईवे था, वहाँ पर इनको आदमी ने हाथ दिया लिफ्ट के लिए। अब दिक्कत ये हुई कि इसकी बीवी ने बोला कि भाई इतनी रात को गाड़ी रोकना सही नहीं है, रहने दो, ठीक है। ये घटना हो रही है विजय के घटना के 1 साल के बाद, ठीक है। तो आप रहने दो, गाड़ी मत रोको। पर वो जो आदमी था ना, वो भाई चलते चलते रोड पे आ गया बीच में। अब जगतार ऐसे गाड़ी से उड़ा नहीं सकता था ना उसे, तो भाई इसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकी और एक गुस्से में निकला बाहर एकदम, ठीक है, देखने के लिए कि भाई तू कैसे कैसे आ गया बीच में। जब ये पहुंचता है उसके पास, तो उसने बोला कि भाई मुझे चंडीगढ़ तक जाना है, छोड़ दो। जगतार तो पहले बहुत चिल्लाया, भाई क्या ये क्या तरीका है, कोई तरीका थोड़ी है भाई, तुम बीच सड़क में आ जा रहे हो, अभी एक्सीडेंट हो जाता। ये ना उसको डांटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा है, ठीक है, डांटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा है वापस ड्राइवर सीट पे बैठने के लिए। भाई इसकी वाइफ पीछे से देखती है, पीछे वाली सीट पे बैठी हुई थी, देखती है कि भाई वो ना उस जगह से उछला जोर से बहुत ऊपर तक, और आके अपने कार के जो गेट थे ड्राइवर सीट के, वहाँ पे गिरता है ज़मीन पे। हस्बैंड जगतार, और जो वो आदमी था सामने जो अभी लिफ्ट मांग रहा था, वो कोई नहीं है वहाँ पे। जगतार यहाँ पे रोड पे पड़ा हुआ है और इसकी वाइफ चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से। तब वहाँ से एक पिकअप वाला क्रॉस कर रहा था। उस पिकअप वाला को जो पिकअप वाला ड्राइवर था, उसने सुना मतलब वाइफ की चीख सुनी, तो गया उनके पास पूछने के लिए क्या हो गया। थोड़ा ही सा वाइफ ने बोला था कि वहाँ लिफ्ट के लिए गया, तो समझ गया कि भाई ये वही सीन है, कि उनको पता था। अब जो ये पिकअप वाला ड्राइवर है, ये विजय का दोस्त। अच्छा। तो उसने ये कहानी विजय को बताई है। ये लोग पुलिस को कॉल करते, पुलिस आते वहाँ पे, जगतार को उठा के हॉस्पिटल ले जाते, तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसे डेड। ओह शिट। उस रोड पे ऐसे इंसिडेंट हुए। मैंने जब ये वीडियो डाली थी भाई, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई है वो चीज़ जगह, हमने भी एक्सपीरियंस किया। अच्छा। तो हुआ क्या था, पंडित जी अगले दिन सुबह जगतार को लेके आए, सॉरी विजय को लेके आए गाड़ी पे उसकी, और गाड़ी स्टार्ट किया, नॉर्मल हो गई गाड़ी स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं हुई। तब पंडित जी ने बताया कि भाई 2013 में यहाँ पर एक आदमी था, उसने लिफ्ट मांग रहा था, उसे चंडीगढ़ जाना था, ठीक है। लिफ्ट मांगते हुए एक जो ट्रक आ रही थी उधर से, हिमाचल के साइड से चंडीगढ़ की तरफ, तो इसने ट्रक वाले से लिफ्ट मांगा कि मेरे को लेके चलो। वो ट्रक वाला ब्रेक नहीं मारा, तो इसने देखा आदमी ने कि भाई ब्रेक नहीं मारा, तो ना ये धीरे धीरे करके साइड से होते हुए रोड पे आ गया, बीच रोड पे। ट्रक वाला भाई क्यों रोकेगा गाड़ी अपनी, उसे लगा कि भाई लूटपाट के लिए अभी कुछ भी लग सकता ना उसे, भाई उसने गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर। अब गाड़ी चढ़ाई तब उसका जो सर था उसके धड़ से अलग होकर भाई दूर चला गया था। अब उसी की स्पिरिट उस जगह को हॉन्ट करती है। ओके। तो आज तक कर रही है? नहीं, आज तक कर रही है। अच्छा ये है ना भाई कि जो ये भूत प्रेत ये सब होते हैं, सबको भाई दिख नहीं सकते, ना ही सबको एक्सपीरियंस हो सकते हैं। ये तो एक ने मुझे स्टोरी भेजी थी, तब उनके थ्रू मुझे पता चला था कि कोई भी इंसान होता है 2 कुल का होता है, या तो देवकुल या फिर राक्षस कुल। तो जो देवकुल के लोग होते हैं उनको नहीं दिखते स्पिरिट, जो राक्षस कुल के होते हैं उनको अपना प्रेजेंस फील करवाती है। अब भाई बहुत लोग कमेंट करते हैं कि यार क्या कहते हैं, हम तो गए थे उस रोड से, ठीक है, हम उस रोड से गए थे, हमें नहीं मिला,
चिड़ियाघर का जानवर थोड़ी यार, तू एंटरटेन करने के लिए बैठा रहेगा। बट ओपन है मतलब अभी भी रोड, ऐसा कुछ नहीं कि क्लोज करी हो ऐसा कुछ। भाई रोड तो ओपन है। जिन लोगों को एक्सपीरियंस होता है वो लोग कमेंट करना कि हमने भी देखा, हमने फील किया, तो फिर लगता है कि चीज़ें ऑथेंटिक हैं। सही बात कह रहे हैं भाई आप एक ऑफ कैमरा नेशनल ट्रेजेडी के बारे में बता रहे थे, तो वो क्या एग्जैक्टली आप बताओ। तो भाई देखो, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत सेंसिटिव भी है। मैंने जब वीडियो डाली तो मतलब बहुत लोग वैसे हो गए थे कि यार कुछ याद आ गया उनको, है ना। तो भाई ये स्टोरी अपने देश में एक हुई नेशनल ट्रेजेडी से रिलेटेड है। 2023 में आपको पता होगा बालासोर में 3-4 ट्रेन टकरा गई थी आपस में, करेक्ट। बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी उसमें। अब हुआ क्या था कि जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था उस जगह को बहनगा बोलते हैं, जो बालासोर के शायद वहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर है, बालासोर मेन सिटी से। और ट्रेन जो ट्रेजेडी हुई थी उसका नाम यही दिया गया था, बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट। तो बहनगा में जब एक्सीडेंट हुआ तो भाई बॉडीज़ इतनी ज़्यादा थी कि जो वहाँ का लोकल हॉस्पिटल था उसकी सारी बेड्स फुल हो चुकी थी, ठीक है। और एक्चुअल नंबर बहुत ज़्यादा थे, तो उन बॉडीज़ को उठा के वहाँ पर एक स्कूल है बहनगा हाई स्कूल, उसके अंदर रखी गई थी। अच्छा, उस स्कूल के अंदर एक मतलब छोटा सा हॉल जैसा एरिया है, उसमें ही सारी बॉडीज़ को इन्होंने रखा था। बहुत सारी बॉडीज़ ऐसी थी जिनका अंतिम संस्कार वहाँ के लोकल्स ने किया, उनके रिलेटिव्स पहुँच नहीं पाए थे, ठीक है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उपमन्यु भाई, मैं उनका नेम चेंज कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया। उपमन्यु भाई वहीं पर उनका ससुराल है बहनगा में। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो ये अपने ससुराल में ही थे। इन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिल के बहुत सारी डेड बॉडीज़ को वहाँ से शमशान तक लेके गए थे। जो एक्चुअल वहाँ पर ट्रेजेडी हुई थी, जो एक्चुअल वहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा सैड सीन था, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया ईमेल में। अच्छा, जो ये उपमन्यु भाई हैं, ये हैं इंडियन आर्मी के टेरिटोरियल जो फोर्स होती है इनकी, उसमें डॉक्टर हैं। इनकी पोस्टिंग है मणिपुर में। अब जो घटना हुई थी बालासोर वाली, उससे 1 साल बाद आते हैं। 1 साल के बाद मतलब इनकी शादी हो चुकी थी और इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। और यहाँ पर जो उपमन्यु भाई हैं, ये भाई पोस्टेड है मणिपुर में। बेसिकली क्या होता है कि 2 महीने की पोस्टिंग होती है टेरिटोरियल आर्मी में, ठीक है, किसी भी डॉक्टर की। पर वहाँ पे टेंशन बहुत ज़्यादा थी तो इनका एक्सटेंड हो गया था, लगातार 2 साल से वहीं पे काम कर रहे थे। तो भाई इनके वाइफ को प्रेग्नेंट हुए 6 महीने हुए थे। इन्होंने बोला था कि तुम अपने मम्मी के पास ही चले जाओ, वहाँ पे तुम्हारा केयर कर लेंगे वो लोग अच्छे से। इनकी वाइफ वहीं पर थी अपने मम्मी के घर पे बहनगा में। तो होता क्या है कि भाई 6 महीने प्रेग्नेंट थी और एक रात मतलब ये उपमन्यु के साथ कॉल पे थी तो बोलती है कि यार मेरे को मंचूरियन खाने का मन कर रहा है। अब ऐसा होता है ना कि मतलब प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स और मूड स्विंग्स, तो इनको मंचूरियन खाने का मन कर रहा है। तो इन्होंने बोला कि एक काम करो, अभी रहने दो, बहुत रात हो रही है, कल मैं जो सानू है इनके वाइफ का भाई, उससे मैं भिजवा दूंगा, खा लेना। ये बोलते कि नहीं मैं बस लेके आती हूँ फटाक से बाहर से। भाई उपमन्यु की वाइफ उस रात 12:30-1 बजे के आसपास बाहर निकल गई। कोई रोड साइड वेंडर था, वहाँ से गई, अपना मंचूरियन पैक करा के लेके आई। पर अब जब वो घर पहुँचे ना भाई, सब सीन चेंज हो चुका था एकदम। ये उसके अगले दिन से ही बहुत चिड़चिड़ी रहने लगी। खाना कभी कभी बनाती किचन में जाके तो भाई वो उबल रहा है, चाय उबल रहा है, वो पूरा गिर रहा है इनका ऊपर से, वो जो सॉसपेन होता है, कोई ध्यान नहीं है, सामने देख रही है एकदम। सब्जी बना रही है, चावल बना रही है तो एकदम बहुत ज़्यादा बना दे रही है। और बात ये थी कि भाई वो सारी चीज़ें वो खा भी रही थी, मतलब इनका इतना है ना खाने का, भाई इतना खा रही थी। अच्छा। इनका मूड भी बहुत मतलब मूड स्विंग्स हो रहे थे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहने लगी, गुस्सा आने लगा बहुत ज़्यादा इनको। अब यहाँ होता क्या है कि जो उनके मम्मी पापा थे उन्होंने सोचा कि भाई ये प्रेगनेंसी में इनका मूड स्विंग हो रहा है, उसकी वजह से, कुछ हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।